अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों। आपकी खिदमत में मोस्ट टॉप 50 MCQs जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 क्लास 9 और इस सिलसिले में पार्ट 1 आपके सामने हाजिर है। यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और फर्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं आपसे। पाई इज़ एन ऑब्लिक ए डैश नंबर। तो इसका आंसर तो इर्रेशनल है, लेकिन किस लिहाज से इर्रेशनल है? पाई असल में देखा जाए तो वैल्यू होती है 3.14 जो कि 22 को 7 से डिवाइड करने की सूरत में आती है। अब होता ये कि 22 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो इसकी डिवीज़न जो है वो मुकम्मल नहीं होती, और जिसकी मुकम्मल ना हो तो ऐसे तमाम नंबर इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और अगर डिवाइड मुकम्मल हो जाए तो रैशनल कहलाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है और इसमें ये लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर डैश बिलोंग्स टू रियल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। असल में इसका आंसर तो 1 होता है जैसे कि हमने बताया, लेकिन होता यह है कि इसे किस तरह आसान अल्फाज में लिया जा सकता है कि वो कौन सा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई करने पे इफ़ेक्ट नहीं डालता। चंद एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। अगर x6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं कि 6 आएगा, और इसी तरह अगर एक वेरिएबल ले लें x1 ज़ा x तो इसका आंसर x आएगा। सिर्फ एक ही सूरत में 1 आ सकता है कि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो किसी 1 से डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। तो इस सूरत में इसका आंसर 1 होगा। और एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, जिसका आंसर हमने अभी आपको बता दिया। एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में एक प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। याद रखें मैथ्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐसी कुछ शक्लें होती है जिसे याद रखना होता है कि जैसे यहाँ लिखा है कि ABC बिलोंग्स टू रियल A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, तो यकीनी तौर पे A और C बराबर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये थ्योरम में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है जिसकी वजह से आने के चांसेस है। अब नंबर 4 पॉइंट आ जाता है। तो नंबर 4 में इंडेक्स और रेडिकेंड का प्रोसेस है, और याद रखें कि जो रूट के अंदर लिखा होता है वो तो रेडिकेंड कहलाता है, और बाहर जानिब जो लिखा होता है इस जानिब वो इसका इंडेक्स कहलाता है, जैसे कि इसका आंसर 5 है। और नोट कर लें कि इससे 2 पॉइंट्स आप बना लें कि इंडेक्स पूछा जाए तो हम 5 कहेंगे, और अगर बिलफर्ज वो रेडिकेंड पूछते हैं तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है विद साइन इसका आंसर होगा। जैसे इसको अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो x² y z, ये इसका रेडिकेंड कहलाएगा। अब इसके बाद नंबर 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने इसको इस तरह से पेश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये क्लियर किया जा सके। अब ये MCQs एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा रिपीट हुई है, और जैसे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, तो हमें ये देखना है कि हर ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर है। और अगर ब्रैकेट के बाहर देखा जाए तो इसके ऊपर भी 1 पावर होती है। और याद रखें कि अगर ऑड नंबर हमें पता हो जैसे कि 1, 3, 5, 7 इसी तरह से चलते जाते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई माइनस में नंबर दिया हो और ऑड पावर हो तो इस सूरत में वो माइनस रहता है। और यही अगर इवन नंबर दिया जाए तो माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, और इवन नंबर हमें पता है कि जो 2 के टेबल्स वाले नंबर हैं 2, 4, 6 ये तमाम इवेंट्स कहलाते हैं। अभी हमें इसी लिहाज से देखने के 1 पावर है तो बाहर का ब्रैकेट की साइन माइनस ही रहेगी, और माइनस पे ब्रैकेट के ऊपर 5 पावर है, ये भी ऑड है तो माइनस रहेगा। इस तरह सिर्फ ये याद रखना है कि 5, 3 सा 15 जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो इवन भी बन सकता है ऑड भी बन सकता है। लिहाजा इस तरीके से ये भी ऑड बन गया, यानी कि -15। फिर 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है। अब तीनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद 6 पॉइंट भी चूँकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब 64 की पावर -2/3 है। इसको बेहतर समझने के लिए हम इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 2 का
पावर 3 हो। तो पावर के अंदर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन यहाँ पावर में 3 न्यूमरेटर में लिखा है और इसे ख़त्म करने का तरीका है 3 टाइम इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आंसर आ जाता है। दूसरी शक्ल ये है कि पावर में न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर 3 हो या कुछ भी हो, तो इसे ख़त्म करने के लिए 8 जैसे 2 का क्यूब है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि पावर के अंदर साइन भी है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं। तो अब हमें समझना ये है कि भाई पहले किसको हमें सॉल्व करना है। तो याद रखो तमाम प्यारे बच्चों कि पहले हम इसका डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे। तो 4 का क्यूब चूँकि 64 होता है, तो पावर 3 से 3 का कैंसिल हो गई। अब 4 की पावर चूँकि -2 आ रही है और हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स के अंदर जब भी नेगेटिव पावर होती है इसे पॉजिटिव करना होता है, जो कि अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाता है। और 4 का स्क्वायर 16, 1/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नंबर 7 पे आते हैं। तो ये नया पॉइंट है जो कि फर्स्ट ईयर में आता है और अब यकीनी तौर पे 9 में भी आएगा। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सिलसिला है। तो याद रखें कि हमारे पास जैसे 9 आयोटा प्लस 4 लिखा हुआ है, तो अब आयोटा के साथ वाला जो नंबर है वो याद रखना है इसमें कि वो इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि इसका सॉल्यूशन या हल ना नहीं होने में इसकी सलाहियत होती है, इन्हें हल नहीं हो पाता। और रियल 4 होगा और जो आयोटा के बग़ैर है वो रियल, और आयोटा के साथ सिर्फ जो नंबर है जैसे 9 वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 रूट के अंदर, जो कि कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व नहीं करता। और इन दोनों के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि रियल पहले है और इमेजिनरी बाद में है। तो रियल 4 पहले और 9 बाद में, ये भी याद रखिएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इस तरह इस MCQs को ले रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, आयोटा ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे कि हम बता चुके हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और वहाँ इसकी वैल्यू रख दी जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास -2 और इमेजिनरी पार्ट -1 आ चुका है। तो ये याद रहे कि इसमें सिर्फ हमें रियल पार्ट पूछा है, तो हम इसका आंसर -2 बताएंगे। अब इसके बाद एक आसान सा 9 पॉइंट MCQs का है कि यहाँ पे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे जो कि माइनस आ जाएगा, 5 2 10 आयोटा इंटू आयोटा जो कि आयोटा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आएगी। तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद 10 1 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 MCQs है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट पूछा जा रहा है। तो याद रखें कि कॉन्जुगेट में सिर्फ हमें आयोटा वाले की साइन चेंज करनी है, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। तो यहाँ पे आयोटा से पहले +5 लिखा है, तो हमें सिर्फ इसे साइन चेंज करते हुए -5 आयोटा यानी कि मुकम्मल बात करें तो इसका कॉन्जुगेट -3 -5 आयोटा हो जाएगा। नॉर्मली इसमें अगर आयोटा ना हो तो फिर किसी भी नंबर की साइन चेंज हो सकती है, आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लास्ट टाइम भी आया था, दोबारा भी आने के चांसेस हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ हमें साइन को चेंज करना है। जैसे √5 दिया है तो हमें इसकी साइन चेंज करनी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -√5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एक और एग्जांपल ले लिया जाए तो इसमें अगर a - b दे रहे हैं तो याद रखें कि दोनों टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हुए इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -a + x। तो इस तरह से 2006 में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आया था कि मेरे 4 स्टूडेंट्स में से यानी 4 सिस्टर्स थी, उनमें से 3 के 100 में से 100 थे और एक के 99 नंबर थे। और वो यही MCQs थी जिसकी वजह से 99 थे, क्योंकि बच्चे बहुत इजी समझते हैं। याद रखें कि अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देते हैं
तो या तो न्यूमरेटर की साइन चेंज होगी, जैसे कि -a को +a कर दिया, नीचे की साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगी, या फिर आप नीचे की दोनों टर्म की साइन को चेंज करेंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी किसी दौर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये पॉइंट। तो इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। चूँकि a माइनस बी के अपॉन में 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और a माइनस बी उसी पावर के साथ नीचे आ जाएगा। और याद रखें कि साइन कोई भी चेंज नहीं होगी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक तीर से दो शिकार करते हैं। a अपॉन के है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स k अपॉन a हो जाएगा। और कभी कभार इस तरह का पॉइंट दिया है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है तो बच्चे समझते हैं 1 अपॉन a, लेकिन इसका आंसर a की पावर -1 भी हो सकता है, क्योंकि a अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। लेकिन जो पॉइंट है MCQs का, उसका आंसर हमने दे दिया आपको। अब 13 में आपको याद रखने वाली बातें है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर का रिलेशन दिया है, जिसका एक फार्मूला है जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ याद करके जाना है और अच्छी तरह से याद करना है। इसी तरह 14 में प्रॉपर्टीज़ दी है। तो याद रखें मैथ्स के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज से लिखने के नाम होते हैं जिसे प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसे 3 ब्रैकेट 5 + 7 लिखा है तो हमें पता है कि 3 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह नंबर 15 पे आते हैं तो बुक के अंदर कुछ हमारे प्रूफ दिए हैं लेफ़्ट और राइट साइड। तो जैसे बुक के अंदर कई पॉइंट है Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसका राइट हैंड साइड दिया होता है कि इसका आंसर सेम आता है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। और 16 पॉइंट पहले ही पॉइंट की तरह है, लेकिन सिर्फ हमें ये बताना है कि अगर Z दिया है, Z के ऊपर माइनस है तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट। तो वही काम करेंगे कि हमने -2 आयोटा की साइन चेंज कर देनी है। इसके बाद यूनिट 2 यानी कि लॉगरिथम के ऊपर बात करते हैं। और इधर भी शुरू में हम आपको बताएंगे कुछ बातें आपने याद रखनी है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। तो ये एक पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। और इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट कभी एग्ज़ाम में दिया नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। बेस इन द कॉमन लॉगरिथम इज़ डैश। तो याद रखें कि हम जो लॉग पढ़ते हैं वो कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग का बेस जो है 10 होता है, जो लिखा नहीं जाता है लेकिन याद रखना पड़ता है कि नीचे बेस होता है, इस लिहाज से इसका आंसर 10 है। याद रहे कि बोर्ड वालों को ये पॉइंट देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वो थर्ड पॉइंट आपके एग्ज़ाम में 3 टाइम दे चुके हैं या 4 टाइम भी हो सकता है। इसमें बेस इन नेचुरल लॉगरिथम पूछा है, इन द नेचुरल लॉगरिथम पूछा है। और ये हम नेचुरल लॉगरिथम को इस क्लास में डिस्कस नहीं करते, लेकिन बुक में इसका बेस बताया हुआ है जो कि एक्सपोनेंशियल होता है, ई की तरह होता है। और ये भी नोट कर लें कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71 वैल्यू होती है, या 2.7 के लिहाज से याद रखें। ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। अब पॉइंट नंबर 4 है जिसमें साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म दो होती हैं। और यहाँ पे याद रखें कि ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया है, साइंटिफिक में चेंज करना है। तो कुछ हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट से लेके हमने 9 पॉइंट तक आपको नंबर सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि यहाँ पॉइंट से पहले 36 पढ़ा जा रहा है तो हमें सिंगल डिजिट दिखाना है, जैसे हमने साइड पे लिख के बताया। अब 3 पॉइंट हमने लिखने के बाद 6 2 5 और 10 डालते हुए इतनी पावर इसकी लगानी है जितने डिजिट ये हमारे पास पॉइंट मूव किया जाता है। अब ये पॉइंट जो है वो मूव हुआ है कितने स्टेप, आपका सिर्फ 1 स्टेप मूव हुआ है पीछे की जानिब। तो पीछे की जानिब अगर होगा तो आप इसकी पावर +1 को सिलेक्ट करेंगे और आगे की जानिब होगा तो माइनस में सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब आप ये देखें कि हमारा 4708 पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन होगा 4.7083
और 10 की पावर 3 इस लिहाज से आएगी कि यहाँ पे भी पॉइंट हमारा पीछे की जानिब जो है वो 3 डिजिट आपके पीछे की जानिब गया है, और इस लिहाज से इसका आंसर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इसको मूव करेंगे और क्या इसका आंसर होगा। तो गौर से देखें, चूँकि तमाम पॉइंट्स इस लिहाज से बहुत मुनासिब होते हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दी गई है कि अगर, चूँकि हमने आपको नेगेटिव पावर वाला पॉजिटिव पावर वाला भी एक एक्सप्लेन करना है कि, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो हमारा पॉइंट जो है आगे की जानिब शिफ्ट होगा और इसकी पावर नेगेटिव की सूरत में आएगी। अब हम इससे अपोजिट बात कर लेते हैं कि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन इसकी बतानी है, और जिसे आप ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं, और ये बहुत आसान है। अगर आपके पास 10 की पावर नेगेटिव है तो पॉइंट पीछे की जानिब शिफ्ट होगा, और अगर पॉजिटिव पावर होगी तो आगे की जानिब होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन में करेक्शन की ज़रूरत है, वो हमने एक ज़ीरो लगा दिया है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हम दिखा भी रहे हैं। तो अब इसके बाद सिलसिला ये है कि ऑर्डिनरी नोटेशंस में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चूँकि ये बात ज़रा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो 7 इंटू 10 की पावर 4 है, तो याद रखें कि 7 के बाद पॉइंट होता है और 4 पावर है, तो हम आगे की जानिब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, और अगर नंबर नहीं होंगे तो अपनी तरफ से ज़ीरो लगाते हुए 4 डिजिट हम इसको आगे की जानिब शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट है, नंबर 8 है। इसमें करेक्टरिस्टिक पूछा गया है। याद रखें कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक बताना है, मेन सा बिल्कुल नहीं बताना। पॉइंट से पहले अगर 2 डिजिट है तो हमेशा याद रखें कि 1 इसमें से माइनस करेंगे, और -1 करने के बाद 1 इसका पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव करेक्टरिस्टिक की, और नंबर 9 में चूँकि पॉइंट से पहले ज़ीरो हो तो याद रखें कि वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो करेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट के बाद सिर्फ कंटिन्यू ज़ीरो गिनना है। 2 है और 1 डिजिट ऐड करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ करेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो -3 भी लिखा जा सकता है और 3 बार भी। तो अब नंबर 10 में ये पॉइंट यकीनी तौर पे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और एक्स की 3 लोकेशन के लिहाज से हम आपको समझाएंगे। पहले जो 8 है इसकी पावर x आएगी, और 16 इक्वल्स टू के बाद आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। दोनों बेसिस को सेम करते हुए, जैसे कि 3x इक्वल्स टू 4 पावर आ चुकी है तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। और नोट कर लें, ये तीनों में से एक पॉइंट तकरीबन यकीनी तौर पे इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद नंबर 11 पे आते हैं, तो x की लोकेशन हमने बदल दी है। अब x की पावर -3/4 होगी, और इक्वल्स टू के बाद 8 है। पहले बेसिस सेम करके कैंसिल करने थे, अब हमें जो है यहाँ पे पावर सेम करके कैंसिल करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल ये है कि x के ऊपर जो भी पावर होगी उसे उलट के, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हुए साइन वही रहेगी, और दोनों साइड ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, और 2 की पावर 3 बनाते हुए -4/3, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर -4 आई है तो प्लस करेंगे अपॉन में, और फिर इसके बाद 1/16 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया है। इसके बाद अब लास्ट x की पोजीशन है, जैसे हमने तीनों पोजीशनें आपको बताई हैं और तीसरी अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ 32 की पावर 1/5 आ जाएगी, और x में कोई भी अब इशू नहीं है, सिर्फ हमें 32 की पावर 1/5 को डील करना है, और 5 2 की पावर हो तो 32 है, दोनों इंडेक्स कैंसिल हो जाएंगे, x का आंसर 2 आ जाएगा। और याद रखें कि इन तीनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के चांसेस हैं, और वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन तरीक़ाकार यही रहेगा। अब 13 पॉइंट पे आते हैं, तो याद रहे कि फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए, और लॉग के आगे जब 3 नंबर मल्टीप्लाई हों
तो हमें सिंपल फार्मूले को देखते हुए तीनों नंबर को लॉग के साथ लिखते हुए प्लस साइन लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, log x प्लस log y प्लस log z। फार्मूला याद होगा तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और हम बात डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करें log 45 लिखा है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हुए 5 इंटू 3 का स्क्वायर बनेगा, और चूँकि इससे मल्टीप्लाई करने पे 45 है। फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे log 5, और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, और अगर 3 की पावर है तो log से पहले लिख दी जाएगी और log 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक और हम डिटेल से इस पॉइंट को ले रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लॉग लिखे हुए हैं। याद रखें कि लॉग से पहले जो लिखा होता है वो x की पावर हो जाएगी, प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, माइनस का मतलब है अपॉन में आ जाओ। अगर लॉग के से पहले कोई नंबर लिखा है तो वो z की पावर होगी। और इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। 1/2 z के ऊपर पावर भी हो सकती है, रूट भी हो सकती है, तो जो ऑप्शन होगा। और 15 पॉइंट हमने बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल लिया है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो इसी तरह के पॉइंट दे दिए जाते हैं। यहाँ पे लॉग तो लिखा हुआ है, प्लस में log x है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और दोनों माइनस में log y और z लिखे हैं तो दोनों अपॉन में लिखे जाएंगे और मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है आपको डिनोमिनेटर में दोनों को लिखना है। नंबर 16 है, ये एक फार्मूला है जिसके मुताबिक इसकी ट्रिक आनी चाहिए। लॉग न्यूमरेटर में भी उसका बेस b है और डिनोमिनेटर में भी b है, तो सिंपल हमें करना यह है कि लॉग लिखते हुए ऊपर के न्यूमरेटर का जो लॉगरिथम है वो इसका लॉगरिथम बना दिया जाएगा, और नीचे का जो आपका मतलब कि लॉगरिथम है वो बेस बन जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर हम आपको करके दिखा रहे, और ऑप्शन जो भी होगा उसी के मुताबिक देखते हुए हम सेलेक्ट कर देंगे। 17 भी एक फार्मूला है, और इसमें सिर्फ ये है कि log a और बेस b लिखा है, और मल्टीप्लाई में log a और बेस b लिखा है, दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होता है। 18 पॉइंट भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ आ लॉगरिथम इज कॉल्ड डैश। तो याद रखें कि मेंटिसा जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में होता है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, और इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, और फ्रैक्शंस में होता है मेंटिसा। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो यहाँ सबसे पहले होता है एक्सप्रेशंस होते हैं, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार करना, और चंद टर्म लिखी जाए तो एक्सप्रेशंस का मतलब है मुख्तलिफ इजहार किए हुए हैं और ज़ाहिर किए गए हैं। और याद रखें कि अगर एक्स वाई यानी जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर इनकी पावर नेचुरल या होल पावर होती है, यानी कि 1 2 3, तो इस सूरत में ये आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह सेकंड आपका इर्रेशनल कहलाएगा, और इसकी पहचान को नोट कर लें कि न्यूमरेटर में वेरिएबल रहते हुए अगर इसकी पावर नेगेटिव हो लेकिन पॉइंट्स में ना हो, जैसे x की पावर -2 है, y डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है, इसकी पावर -1 आ जाती है। इसी तरह पी क्यू भी डिनोमिनेटर में ऊपर आके इसकी पावर नेगेटिव आ जाती है। तो इस सूरत में ये तीनों टर्म जो है वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, रैशनल एक्सप्रेशन को, सॉरी, चूँकि वेरिएबल हो तो एक्सप्रेशन आएगा, और जैसे पाई आई थी एमसीक्यूज़ तो वो आपके पास नंबर की सूरत में थे। और इसके बाद अगर तमाम वेरिएबल्स रूट के अंदर हैं तो वो इर्रेशनल कहलाएगा। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 पे आपको अगर वन टर्म दी हुई है, तो जैसे कि यहाँ कहा है कि √7 किसकी एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन को देखते हुए हम टर्म होगी रियल के, और अगर 2 टर्म होगी जैसे नंबर 5 में है यानी कि 2 टर्म है, तो आपके पास ये बाइनोमियल कहलाएगा। और याद रखें कि 1 टर्म का होना मोनोमियल और 2 टर्म का होना बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स होती हैं तो वो ट्राइनोमियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम
पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो आपको बताते हैं कि 6 में असल में एक डॉजिंग दी हुई है कि x 2 बार आ रहा है 5x और प्लस 2x। वैसे अगर हम काउंट करें तो 4 टर्म बन रही है, लेकिन एक्चुअली ये 3 टर्म है, क्योंकि 5x और 2x को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 7x हो जाएगा, और उसके अलावा y और z ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, तो ये टोटल 3 टर्म्स बन रही हैं। तो इसका आंसर ट्राइनोमियल होगा, लेकिन अगर 3 टर्म से ज़्यादा हों तो इसका आंसर मल्टीनोमियल होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, नंबर 7 पे। तो यहाँ ये पॉइंट भी कंफर्म एग्ज़ाम में आने वाला है, इसको आप लाजमी अच्छा समझें, बल्कि सभी को समझें। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अमूमन लिखा होता है, लेकिन बुक में लिखा है द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो याद रखें कि हर टर्म में वेरिएबल्स का सिर्फ वेरिएबल्स की पावर का टोटल करते जाना है, जैसे x की पावर 2, y की पावर 1, और इसी तरह से तमाम वेरिएबल्स की पावर का टोटल करना है। अगर सिर्फ 10 लिखा हुआ है तो इसके साथ वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, लेकिन पावर 0 है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी, जैसे कि इसका आंसर 4 है। अब नंबर 8 है, ये भी एक और एग्जांपल ले रहे हैं, चूँकि इसके चांसेस बहुत हैं, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 की पावर 6 दी है। और याद रखें कि कांस्टेंट की पावर को नहीं लेना, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को लेना है। जैसे x की पावर 2 और 1 है, यानी कि 3 हो गया, फिर x की पावर 2 4 6 हो गई, और फिर x की पावर 5 है तो 5 है, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो यही इसकी डिग्री होगी, यानी कि 6 इसकी डिग्री होगी। इसके बाद नंबर 9 के ऊपर आते हैं। तो नंबर 9 के ऊपर बुक का पॉइंट है, लेकिन अक्सर पेपर में दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्यूब रूट को 3 से कैंसिल करने के बाद हमें देखना होगा कि a की पावर क्या है, वो है 2, और b की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री आपके पास 2 आएगी। इसके बाद नंबर 10 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट कहा गया है, और इसका मैंने पहले भी जिक्र किया गया था कि अगर तो आयोटा है तो आयोटा की कॉन्जुगेट में साइन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं है तो किसी की भी साइन चेंज हो सकती है। और ये बुक का पॉइंट है, लेकिन इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। 2 प्लस √3 भी हो सकता है, -2 माइनस √3 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी की भी साइन चेंज की जा सकती है। अब ये या तो बुक के अंदर मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक भी है तो नोट करने के ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, और लाजमी तौर पे पेपर के अंदर कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। और 11 के अंदर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आता है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस के बाद b का स्क्वायर है तो √15 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 15। तो इस तरीके से इसका 10 आंसर हो जाएगा। 12 पॉइंट भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम आएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। और एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है कि 1 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, और -1 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में साइन चेंज होगी। जैसे 1 तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन -1 x और y की साइन अपोजिट करेगा। इससे होगा ये कि नीचे तो फार्मूला अप्लाई हो गया और x से x कैंसिल हो गया, और हमारे पास +2y अपॉन एक्स स्क्वायर और -y² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये समझ आ चुकी होगी। इसके बाद 13 पॉइंट के ऊपर चलते हैं, और 13 पॉइंट आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, x + 1/x = 2 है, और इसकी जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं तो डायरेक्ट टेक्निक भी याद रख सकते हैं कि आपको x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है। आप दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर यानी कि राइट हैंड साइड पे 4 हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ट्रिक चाहते हैं तो इसमें आपने अगर x + 1/x दिया है तो 4 में से आप 2
लेस कर देंगे और 2 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर माइनस में दिया है तो 4 में 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। और अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ आ रही तो आप तरीक़ाकार देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है आप इस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब उसके बाद 14 पॉइंट भी मेरी नज़र से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 32 के फैक्टर बनाएंगे और 2 हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 8 के फैक्टर बनाने से वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और हमें करना ये है कि इसके पेयर बना के रूट से बाहर लेके आना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के 2 बाहर निकले और 2 पेयर नहीं बना सका, यहाँ पे एक पेयर बाहर और 2 अंदर रहेगा। फिर 2 2 से 4 रूट 2, 2 रूट 2, तो 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 लेस किया तो ये भाई हमारे पास आंसर आ चुका है। तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब 15 पॉइंट है इसमें, अगर तो ये फार्मूला प्लस के लिहाज से याद किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि -2bc -2ca आ रहा है तो फिर क्या फार्मूला इसका बनेगा? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप देखें -2bc में c और -2ca में c रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है यही वो नंबर है जो कि नेगेटिव में आना है, बाकी तमाम नंबर पॉजिटिव में आएंगे। और इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम उसे तलाश करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी और एक लंबे प्रोसेस से बच जाएंगे। तो लिहाजा इसका आंसर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। अब लास्ट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करते हैं जो मेरे साथ आई थी और ये अक्सर आ जाती है। सिंपल सी बात है कि x की पावर 0 होगी तो हमें उसे 1 लिखना है और इसका आंसर जो है 5/9 आ जाएगा। तो तमाम बच्चों ये आज पार्ट 1 था और आपकी खिदमत में हम 3 चैप्टर करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको पेश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।